चलो देखो, अब जो हम बात कर रहे हैं वो जो टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर। देखो मैंने बताया था लास्ट टाइम हम कुछ पढ़ चुके हैं और उसे आगे हम कंप्लीट करने वाले हैं। अक्षांश एवं देशांतर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है, और पूछे जाने का तरीका कुछ चेंज हो गया। पहले तो सीधे सीधे पूछ लेता है कि कर्क रेखा कहाँ से जाती है, मकर रेखा कहाँ से जाती है, भूमध्य रेखा क्या होती है, भारतीय मानक समय रेखा क्या है। देशांतर की बात करूं तो भारतीय मानक समय रेखा क्या है, जीएमटी क्या है, या ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन तुमसे क्या होते हैं, पुट अप होते हैं सीधे डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद तुमसे अब क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा तो क्वेश्चन को कैसे टफ करेगा, क्या करना चाहेगा, उन सब पर हम क्या है उन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। देखो तो पहला हम लोग बात करते हैं अक्षांश। अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी थी जो मैंने बताया कि याद रखना। अक्षांश रेखाओं को हम क्या कह देते हैं, अक्षांश को हम लैटिट्यूड लाइंस भी कहते हैं। इन्हें दूसरा नाम दे देते हैं समांतर रेखा। क्या कह देते हैं, समांतर रेखाएं। दूसरा नाम क्या हो जाता है, समांतर रेखाएं, या इन्हें क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा। क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा। देखो पहली चीज, समांतर का मतलब तुम लोग जानते हो कि समांतर का मतलब क्या होता है। समांतर का मतलब होता है दो पैरेलल लाइन, मतलब जो एक दूसरे के साथ हमेशा चलती रहे। जैसे रेल की पटरियां देखिए, तो रेल की पटरियां हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के समान चलती रहती है, कभी दोनों एक साथ नहीं, उन्हें क्या कह देते हैं, समांतर रेखा। उसी तरह से जो अक्षांश रेखा है वो भी क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समांतर रेखाएं पहला। और ये लेटी हुई है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हम जहां तक दूर तक देख सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्षैतिज। हमारी आंखों जहां तक देख सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखाएं या क्षैतिज लाइन भी कहते हैं। क्लियर की बात। अब देखो, या अक्षांश रेखाओं को हम क्या कह देते हैं, लेटी हुई रेखाएं। जैसे मैंने आपको बताया ये क्या हो गई हमारी, ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पर जो मेन लेटी हुई रेखा है उसे हम क्या कह देते हैं, जैसे मैंने मान लिया ये जो बीच वाली लाइन है ये पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर, मतलब हिंदी में कहूं केंद्र से ऊपर जाती है या बीचों बीच से ऊपर। अब तुम लोगों को पता है कि ये बीचों बीच से ऊपर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी को मैंने क्या बताया था, पृथ्वी को हम क्या देते हैं, भूमि, और ये बीच से जा रही है मतलब क्या हो गया, मध्य। तो पृथ्वी के मध्य से ऊपर जा रही है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। और बिल्कुल बीचों बीच से ऊपर जा रही है और क्या कर रही है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। क्लियर, पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्वेटर। क्या कर रही है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। एक ऊपर वाला भाग है, एक ऊपर वाला भाग है और एक क्या है, नीचे वाला भाग है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। और ये बिल्कुल क्या है, 0 डिग्री रेखा के नाम से भी इसे क्या है, जाना जाता है। 0 डिग्री रेखा या क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा के नाम से भी इसे क्या है, जाना जाता है। क्लियर की बात। इसे 3 नामों से जाना जाता है। अब देखो इसने क्या करा, डायरेक्शन तुम लोगों को पता है, ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट पूरब, ये क्या हो जाएगी, पश्चिम, ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ मतलब उत्तर, और नीचे वाली क्या हो जाती है, दक्षिण, साउथ। अब एक बात बताओ, ये रेखा इस तरफ है और ये वाला नीचे वाला क्या है, आधा गोला है, तो नीचे वाले गोले को क्या कहा जाएगा, ये नीचा है, नीचे मतलब कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। मतलब क्या हो गया, इस नीचे वाले गोले को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोला। क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोला। ये गोला है, ये पूरा गोला ही तो है, और आधा क्या हो जाएगा, गोला। आधे गोले को क्या कहा जाता है, गोला। और ये दक्षिण में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोला। ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, उत्तरी गोला। क्या कहा जाता है, उत्तरी गोला। इस तरह से हम क्या करते हैं, अर्थ को डिवाइड करते हैं। क्लियर नहीं बात। अगला बेसिक, अब हम बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा।
अभी मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, अभी मैं बताऊंगा कर्क रेखा कौन सी होती है, मकर रेखा कौन सी होती है, आर्कटिक रेखा क्या होती है, अटलांटिक वृत्त क्या होता है, सारी चीजों पर बात करेंगे। सिर्फ अभी मैं भूमध्य रेखा पे ही, ठीक है। तो ये आप देखो, तो इस मैप में अगर मैं कहूं कि वर्ल्ड मैप आपके सामने रखा है, ठीक है, ये फिजिकल है ना कि पॉलिटिकल मैप है, पहले बता दो, ठीक है। इसमें देखो यहां पर आप देखोगे ये है 0 डिग्री, इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखते हैं कि ये आपको इस तरह से दिखाई देती है। इसके ऊपर क्या है, आधा हिस्सा ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, 0 डिग्री रेखा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो पहला, इस तरफ करो थोड़ा सा, इस तरफ देखो। अब तुमसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा जो है वो कितने महाद्वीपों से, पहला मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं वर्ल्ड के बारे में। पृथ्वी जो है वो गोल है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल हमें एक पेपर पे दिखाया गया है। जैसे ग्लोब देखा है ना, ग्लोब कैसा होता है, गोल होता है नहीं होता, पर ये कैसा है, पृथ्वी यहाँ पर गोल दिखाई गई नहीं दिखाई गई। तो थोड़ा सा हमें चेंज कर दो, ये पीछे क्या होगा, टर्न होकर मिल जाएगी, इतनी बात याद रखना। ये क्या हो जाएगी, पीछे होकर, पीछे करेंगे तो टर्न होकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, इस तरह से। अब यहां पर इतना हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या है, मेनली 7 महाद्वीप। कौन कौन से, 7 महाद्वीप। और अभी हाल ही में खोजा गया 8वां है जिलैंडिया, हम अभी उसे काउंट नहीं करते। तो 7 महाद्वीप हमारे पास। तो कौन सा सबसे बड़ा हो जाएगा, एशिया। एशिया के जस्ट आप यहां पर देखेंगे तो यूरोप, यूरोप के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो अफ्रीका पड़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, और ये कौन सा हो जाएगा, 7। टोटल कितने महाद्वीप हमें देखने के लिए मिलते हैं, 7। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा, देखिए भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल बीच में से गुजर रही है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा। तो भूमध्य रेखा जो है वो कितने देशों से होकर गुजरती है, 13। कितने देश हो जाएंगे, 13। सबको याद रखना। अब क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए क्या करेंगे, कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती, महाद्वीप टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7। अब वो क्या कहेगा, कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो कितने महाद्वीप दिख रहे हैं आपको, ये जो लाइन दिख रही है वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती दिखाई देगी। पहला दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा आपको ये दिख रहा है एशिया महाद्वीप। तो भूमध्य रेखा कितने उससे होकर गुजरती है, तो याद रखना भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। क्लियर, कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। पहला क्लियर। तो 3 महाद्वीप कौन सा हो गया, पहला हो गया दक्षिण, पहला कौन सा हो गया, दक्षिण अमेरिका। इसके बाद अब ये हो गया दक्षिण अमेरिका, फिर कौन सा हो गया, अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका। और उसके बाद अगला कौन सा होगा, अगला हो जाएगा एशिया। अब देखो कितने देशों से होकर गुजरती है, तो याद रखना 13। कितने महाद्वीप, 3 महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप सब लोग कहाँ रहते हो, मुझे सिंपल से बताओ किस महाद्वीप में रहते हो, एशिया महाद्वीप में रहते हो। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एशिया महाद्वीप के कितने देशों से होकर जाती है, कोई मुझे बताएगा भूमध्य रेखा, हाँ बेटा बताओ कितने देशों से होकर जाती है भूमध्य रेखा, एशिया के कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, 3 देश। कौन कौन से, तो याद रखना एशिया के कितने देशों से होकर गुजरती है, 3। कौन कौन से, यहां पर आप छोटा सा देश देखते हो हमारे जिस नीचे है, जिसकी कैपिटल है माले,
मतलब मालदीव से होकर गुजरेगी, फिर इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद तीसरा देश आ जाता है किबाबाती। तो ये क्या है, 3 देशों से होकर यहाँ से गुजरती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे टोटल 13 देश कौन से हैं, पहला कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका में पहला हो जाता है इक्वाडोर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा कोलंबिया, और तीसरा क्या हो जाएगा, ब्राजील। टोटल कितने हो गए, 3 एशिया के, 3 क्या हो गए अफ्रीका के, इसके सॉरी ये साउथ अमेरिका। इसके बाद आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो क्या होगा, साउथ टोमा, गैबोन, कांगो, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, युगांडा के बाद अगला आप देखेंगे केन्या, सोमालिया, ये क्या हो जाएंगे, इन देशों से होकर गुजरते हैं। क्लियर इतनी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो कितने देशों से होकर गुजरेगी, 13 देश। महाद्वीप कितने हो जाएंगे, 3। और अगर मैं कहूं महासागर कितने हो जाएंगे, अगर मैं यहां पर पूछूं महासागर, कितने महासागरों से होकर गुजरेगी, कितने महासागरों से होकर गुजरेगी। देखो देश बता दिए, महाद्वीप बता दिए, अब बताओ महासागर कितने से होकर गुजरेगी। तो याद रखना कितने, 1, 2 और 3, कितने महासागरों से होकर गुजरेगी, 3 महासागरों से होकर गुजरेगी। क्वेश्चन कुछ भी पुटअप हो सकता है, बस याद होना चाहिए तुम्हें मैप, इसलिए मैप लगा रखा है, वरना मैप का कोई पर्पस नहीं। जब भी जो वीडियो देख रहे हो वो ध्यान से सुन लो कि जब भी ज्योग्राफी पढ़ने बैठो तो मैप लेकर बैठा करो सामने, ठीक है। और जो यहाँ हूँ वो जब भी ज्योग्राफी का टर्न हो तो उस दिन क्या लेकर आया करो, एडगर एटलस है तो लेकर आया, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला ये वाला जो है, ये वाला ओशन को क्या कहा जाता है, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। पहला कौन सा हो जाएगा, प्रशांत। दूसरा कौन सा हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर। कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर। कितने हो जाएंगे, 3, प्रशांत, अटलांटिक, और उसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा, हिंद। तो टोटल कितने महाद्वीपों से, सॉरी महासागरों से होकर गुजरेगी, 3। और जो यहां पर आप जो ये नीला वाला रीजन देख रहे हो, ये घूमकर कौन सा है, पैसिफिक ओशन का ही पोर्शन है। ये क्या हो जाएगा, ईस्ट पैसिफिक ओशन, ठीक है, या इसे हम कह देते हैं ये ईस्ट वाला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट वाला हो जाएगा। इससे ऊपर वाले को क्या कह देंगे, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नीचे वाले को साउथ पैसिफिक ओशन। इस तरह से हम इसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर की बात, घूम के, क्योंकि ये मैंने क्या बताया था, ये आगे से यहां से जाके क्या होगा, टर्न होकर मिल जाएगा। इस तरह से क्या है, भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। क्लियर की बात, ये क्लियर हुआ भूमध्य रेखा का कॉन्सेप्ट। भूमध्य रेखा देखो मैंने क्या बताया, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, जो कहना चाहो वो कह सकते हो। ये कितने देशों से होकर गुजरती है, 13 देश, 3 महाद्वीप। इसके बाद महासागर कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। 3 महाद्वीप कौन से हो जाएंगे, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इस तरह से यहाँ से होकर गुजरती है। अब मैं पूछ रहा हूँ जिससे, वो बताओ बेटा, हाँ ये बताओ, तुम मुझे बताओ एशिया के कितने देशों से होकर, अभी मैंने जस्ट बताया था, एशिया के कौन कौन से, 3, कौन कौन से, मालदीव। तो टोटल कितने हो गए, 3। अच्छा बेटा दक्षिण अमेरिका के बताओ कौन कौन से हो जाएंगे। दक्षिण अमेरिका में क्या बताया था, सबसे पहले इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। कितने हो गए, 3। बाकी सब किसके हो जाएंगे, अफ्रीका के। कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे पहला आपका क्या हो जाएगा, साओ टोमा, दूसरा क्या हो जाएगा, गैबोन, तीसरा कांगो, चौथा कांगो रिपब्लिक, युगांडा, ठीक है, सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, और अगला क्या हो जाएगा, केन्या। टोटल कितने देशों से होकर ये क्या है, अफ्रीका के गुजरती। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये हो गई भूमध्य। क्लियर की बात, रफ कर दूं, ठीक है। अगला हम क्लियर है। इसके बाद ये समझ में ना, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, इसलिए रफ कर। अब देखो एक चीज तुमने बचपन में क्या देखा है, हम लोग क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं, वो चांदा लिया होगा,
चांदा ऐसे रखा, एक लाइन खींची, चांदा इस पे रखा, एंगल बनाया, लंबी सी लाइन खींच दी, करते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाया, 30 डिग्री का एंगल बना, तो ऐसे लगाई खींच दी, करते नहीं करते। तो उसी तरह से पृथ्वी का केंद्र मानकर उस पर हमने क्या रखा, एक बड़ा सा चांदा मानने के लिए। और ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं अक्षांश या देशांतर, ये कैसे रेखाएं, काल्पनिक रेखा। पहली चीज याद रखना, ये नहीं कि भाई साहब पेन से खींच दी गई, ऐसा कुछ नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं जगह को मेजर करेंगी। तो पृथ्वी के केंद्र को क्या मान लिया गया, 0 डिग्री रेखा पर। तो यहां से जो भी एंगल खींचा जाएगा, अब देखो यहां पर अगर मैं कहूं, मैंने यहां पर जो माना वो 30 डिग्री का एंगल है, कितने का है, 30 डिग्री का एंगल है नहीं। अब एक बात बताओ, यहां पर जो एंगल है वो छोटा, पर इस एंगल की लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। अब ये एंगल बताओ, पहले यहां पर था, अब ये एंगल कितना हो गया, और अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, होगा नहीं होगा। तो इसका एंगल क्या होगा, लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जैसे जैसे, और हमारी अर्थ क्या है, छोटी है क्या, हमारी अर्थ छोटी नहीं, हमारी अर्थ छोटी नहीं है। तो जो एंगल बनता है वो क्या होगा, लंबा बनता है। तो इस केंद्र को मानकर हमने क्या है, कई सारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करके हमने क्या है, लाइन्स को खींचा है। तो उन्हीं में से एक लाइन जो मैं यहां पर खींच रहा हूं वो है हमारी यहां पर 23.5 डिग्री। क्या है, 23.5 डिग्री। अब ये बताओ ये किस गोलार्ध में, हाँ ये कौन से गोलार्ध में, उत्तरी। तो इसे क्या नाम देंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से जस्ट हमने क्या करा है, नीचे एक लाइन खींची, ठीक है, नीचे एक लाइन खींची जिसे हमने क्या दिया है नाम, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इन्हें हर जगह क्या है, अलग अलग नामों से। हम हिंदी वाले भैया, तो हमारे लिए कौन सी इन रेखा को जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा का मतलब है होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, याद रखना। और नीचे वाली रेखा को क्या कह देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या जिसे हम क्या कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। क्लियर इतनी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये 0 डिग्री बटा दे रखा था उस पर 0 डिग्री, क्लियर। तो अब जो हम बात करेंगे सबसे पहले ऊपर वाली लाइन के बारे में। ऊपर वाली जो लाइन आप देख रहे हो वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा आप यहाँ पर जब मैप को देखेंगे तो ये यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से, ये आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो मैं मार्कर से बना रहा हूँ ब्लैक कलर के, ये हो जाएगी ऊपर वाली कर्क रेखा, और नीचे वाली ये क्या हो जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या हो जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर इतनी बात। इससे इसके बीच का जो रीजन है इसे क्या कहा जाता है, ये अभी मैं बताऊंगा, इन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मैं जलवायु भी बताऊंगा यहीं पर साथ साथ, और पृथ्वी की धीरे धीरे हम आगे बात करेंगे तो गतियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। अब हम जो पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अगला जो पॉइंट हम रेखा के बारे में बात कर रहे हैं वो हो जाएगी हमारी कर्क। सिंपल सी बात, आप सभी को पता है कि कर्क रेखा जो है वो कहां से गुजरती है भैया, भारत से गुजरती है। तो और आप देख रहे हो ये इस तरह से, आप जो ये वाला पोर्शन देख रहे हो ये है हमारा इंडियन पेनिनसुला, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप है जिसमें हम जो देखते हैं पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, भारत से होकर गुजरती हुई जा रही है, नहीं जा रही है, तो ये भारत से होकर गुजरती हुई जाती है, आप सभी को पता है। तो कर्क रेखा पहला देश तो इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, भारत। इसलिए कर्क रेखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, भारत से होकर गुजरती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, तो याद रखना 17 देश। कितने देशों से होकर गुजरती है, 17 देश। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने देशों से, 17 देश। कितने महाद्वीप, 3 महाद्वीप। अब बताओ कौन कौन से महाद्वीप। पहला ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर अमेरिका। बेटा मैं लिखवा नहीं रहा हूं, समझ लो, ये क्या हो जाएगा, उत्तर अमेरिका।
ये क्या होगा अफ्रीका, और ये क्या हो जाएगा एशिया, एशिया महाद्वीप। तो टोटल कितने हो गए, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और उसके बाद अगला, ठीक है, ये याद रखना एशिया, 3 हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं महासागर, कितने महासागर से होकर गुजरती है, तो याद रखना कितने महासागर हो जाएंगे, तो अभी भी आपको कितने देखने के लिए मिलेंगे, 3। पहला पैसिफिक, दूसरा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन ये जो है बे ऑफ बंगाल से होती हुई, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के पास से, गल्फ स्ट्रेट से होती हुई, मतलब इंडियन ओशन से आप कह सकते हो, यहाँ से फिर इसमें ये अटलांटिक ओशन, फिर बे ऑफ बंगाल के पास से होते हुए ये फिर दोबारा कहाँ चली जाएगी, पैसिफिक ओशन में चली जाएगी। तो 3 निकायों से होकर गुजरती है, और बे ऑफ बंगाल जो पोर्शन है वो किसका है, इंडियन ओशन। तो इस, ठीक है, इसके बाद ये चीज आप लोग याद रखना, कर्क रेखा क्लियर हो गई। और आपको मैंने बताया था अभी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ भाई साहब बताओ कौन कौन से 8 है, क्रम से। पहला क्वेश्चन सुन लो, कोई जो मुझे बताएगा, क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है, इसे ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहले तुम लोगों को आंसर पता है, इनके क्रम को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए। क्रम से बताना, कोई बता सकता है, क्रम से पश्चिम से पूर्व की ओर बताओ। गलत हो गया। और कोई बताना चाहेगा, रुको अभी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, और कोई बताना चाहेगा, हाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 8। एक रटे होने चाहिए, मैंने कई बार तुम लोगों को पढ़ा है। पहला कहां हो जाएगा, गुजरात। दूसरा कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। तीसरा कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और टोटल कितने हो गए, तो याद रखना टोटल हो जाते हैं 8। ये क्रम पूछ लेता है। और मैंने तुम लोगों को बताया, तो मुझे बताएगा सबसे ज्यादा कहां से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, और सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है, पता है ना। ठीक, ये क्या हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या जिसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम क्या कर्क रेखा हो गई। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, मकर रेखा। मकर रेखा से सीधे सीधे पूछ लेता है कि मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो कोई मुझे बताएगा, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो याद रखना मकर रेखा भी, चलिए कितने देश हो जाएंगे, मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। देश कितने हो जाएंगे, 10। और अब बताओ मुझे महाद्वीप कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ, देखिए महाद्वीप कितने हो जाएंगे, तो देखो 1, 2 और 3, कितने महाद्वीप से होकर गुजरेगी, 3 महाद्वीप। कौन कौन से हो जाएंगे, पहला दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला अगर तुमसे पूछे तो कितने महासागरों से गुजरती है, फिर वही आंसर। तो महासागर जहां पर भी आए सब पे लगाना है, ठीक है, याद रखना। और जितने महाद्वीप भी आएगा तब भी आंसर ही क्या आएगा, 3 आएगा, टेंशन ही ना करना, वही में चेंज हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो दक्षिण में उत्तर अमेरिका आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी लोकेशन चेंज होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट करके पॉइंट नोट करके देखो, ये जो तीनों लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है सबको, ये तीनों लाइन कहां से होकर गुजर रही है, तो ये तीनों लाइंस अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो याद रखना किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, इस महाद्वीप से होकर, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। याद रखना तीनों जो ये रेखाएं हैं वो किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। लाइव दिख रहे हैं तुम्हें, 1, 2, 3, तीनों की तीनों कहां से गुजर रही है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। क्लियर इतनी बात। अब देखो इसके बाद अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, ये तो हो गया, इसी के साथ साथ मैं एक टॉपिक और ऐड कर रहा हूं, जलवायु। ठीक है, इतना क्लियर है। जलवायु का मतलब क्या होता है,
कोई मुझे बताएगा जलवायु किसे कहते हैं? एक शब्द होता है जलवायु और एक होता है मौसम। अब तुम लोगों को पता है मौसम जो है वो अरबी भाषा का शब्द है और इसी से बना है, ये मौसमी शब्द से बना है और ये ठीक है, और इसी से बनता है मानसून शब्द। ठीक है, तो ये उसका शब्द है। मौसम मतलब कुछ समय में मतलब चेंज होता है और जलवायु जो कई मतलब सालों से देखा जाए तो वहाँ का कैसा होता है? देखो, हाँ बहुत बढ़िया। जो किसी भी वहां के जो एटमॉस्फेयर है उसके लगातार लंबे समय तक जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है जलवायु। ठीक है, और दिन प्रतिदिन की जो मौसम में परिवर्तन होता है या जो घटनाएं होती हैं तापमान में, दैनिक तापांतर में जो अंतर देखने के लिए मिलता है उसे क्या कह देते हैं? मौसम कह देते हैं। तुमने अधिकतर एक शब्द सुना होगा, आज मौसम बड़ा सुहाना है, गा देते हो ना, सुहाना सफर। ठीक है, जब बारिश होने वाली होती है तो तुम कहते हो आज मौसम बहुत बढ़िया है, आज मौसम बिल्कुल ही खराब है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि पसीने में तर है। कहते हो ना कि मौसम क्या है? दिन प्रतिदिन की घटना है। पर जलवायु जो है वो एक लंबे समय के अध्ययन को ही क्या कह देते हैं? जलवायु। हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो अलग है और कंपैरिजन करें तो हम क्या करें, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारी जलवायु जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कंपैरिजन में किसके अलग है? दक्षिण भारत के अलग है। और किसकी तुलना में? और पर्वतीय भारत से भी अलग है। जो हमारे यहाँ की जो जलवायु, हमारे यहाँ जो हवा चलती है और अगर हम बात करें हमारे यहाँ की जो बारिश होने का है, सब जगह का अलग अलग अपना जलवायु होती है, नहीं होती एक सीमित दायरे में। अगर मैं बात करूं जो जलवायु वो इस रेंज में है वो जलवायु कभी इस रेंज में नहीं हो सकती और न ही इस रेंज में हो सकती। क्यों? क्योंकि इनके अलग अलग, जैसे तुमने देखा होगा हमारे यहाँ सारे मौसम होते नहीं होते? तुम हमारे यहाँ देख लो, ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी होती है, मतलब तीनों ऋतुएं हमारे यहाँ आती हैं। ठीक है, और कहीं एक ऐसा जैसे साइबेरियन जगह पहुंच जाओ या रसिया वाले रीजन में पहुंच जाओ, वहां भाई साहब ठंड के मारे मर जाओगे। है फर्क है नहीं? वहां ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां की जो जलवायु है वो कैसी है? शीत जलवायु। वहां की क्या है? जलवायु ठंडी है। और हमारे यहाँ की क्या है? हमारे यहाँ की शीतोष्ण है। हम किस में आते हैं? अधिकतर जो हमारा रीजन आता है, अब यूपी वाले तो हम किस में आते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र में। अब ये शीतोष्ण क्या होता है, उष्ण क्या होता है और शीत कटिबंधीय क्या होते हैं, इन सब पे हम अब बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखना जलवायु किसी जगह के लंबे समय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौसम के लंबे समय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जलवायु। और दिन प्रतिदिन की घटना को क्या कहा जाता है? मौसम। दोनों क्लियर है? रुक तो जाओ, पहले समझा तो देखो, इसलिए मैं तुम्हें एक अर्थ बना रहा हूं, उसके बाद ठीक है। मान लो ये हमारी क्या हो गई? पृथ्वी। और पृथ्वी के केंद्र को मानकर मैंने क्या खींची है? पहली लाइन खींची है जिसे मैंने कहा 0 डिग्री रेखा। ठीक है, या भूमध्य रेखा, जो भी कहना चाहो वो भी। इससे जस्ट ऊपर मैंने एक लाइन और खींची जिसे हम क्या कह देते हैं? 23.5 डिग्री रेखा, जिसे, और वो भी कौन सी है? उत्तरी रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश है ना, लेटी रेखा, तो ये हो जाता है जिसे हम कर्क रेखा कह देते हैं। नीचे वाली जो लाइन है इसे हम क्या कह देते हैं? मकर रेखा, या जिसे हम क्या कह देते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कह देते हैं, नहीं कह देते? अब इसी तरह से ऊपर 2 लाइन और खींची गई है जिन्हें हम क्या कह देते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी हो जाएगी? 66.5 डिग्री उत्तरी। और इसके बाद अगला आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी इस तरह से ये लाइन देखने के लिए मिली 66.5 डिग्री उत्तरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब देखो, जो सबसे ज्यादा जो सूरज की सीधी रेखाएं जो पड़ती है वो कहां पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर पड़नी चाहिए? इक्वेटर पर। इसलिए तुमने
तुमने देखा होगा बेसिक सी चीज कि भूमध्य रेखा पर हमेशा सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहां पर हमेशा क्या होती रहती है, बारिश होती है। याद रखना, इसलिए जो ब्राजील वाला ये वाला रीजन है, अमेजोन वर्षा वन जो पाया जाता है, जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? अमेजोन वर्षा वन को। ये यहाँ पर क्या होता है, लगातार बादल बनते हैं और यहीं पर क्या हो जाते हैं, बरस जाते हैं। क्योंकि गर्मी पड़ती, तुमने देखा होगा जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा जिस दिन बहुत ज्यादा उमस होगी, ठीक है, उस दिन तुमने देखा होगा बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, आज गर्मी बहुत ज्यादा, आज बारिश होगी, कह देते हैं नहीं कह देते हैं, और उस दिन बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर क्या है, जो अभी यहाँ पर विंड का कॉन्सेप्ट आता है कि भारी हवा और हल्की हवा। भारी हवा क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है, और हल्की हवा क्या हो जाती है, ऊपर पहुंच जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाती है, बारिश। वो अभी कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं समझा, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतर क्या होती रहती है, बारिश होती रहती है। इसलिए जो आप ये वाला रीजन देख रहे हो, भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा से ये वाला रीजन, भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये वाला जो रीजन देख रहे हो, कर्क रेखा से मकर रेखा वाला रीजन, क्योंकि सूरज की रेखा इस पर क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, इसलिए रीजन क्या कहलाता है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहती है। और गर्मी को हिंदी में क्या कह देते हैं, उष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं, गर्मी ज्यादा है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें क्या है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। क्लियर नहीं बात? इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अब जैसे जैसे हम क्या है, भूमध्य रेखा से दूर जाते रहेंगे, वैसे वैसे हमारी जो सूरज की रेखाएं, सूरज की जो किरण है जो हम पर पड़ती है सीधे, वो क्या होती जाएगी, तिरछी होती जाएगी। और सूरज की जब तिरछी हो जाएगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, ठंड पड़ती है। जितना हम भूमध्य रेखा से दूर जाते रहेंगे उतना हमें क्या होगा, मौसम ठंडा देखने के लिए मिलेगा। कंपैरिजन के लिए तुमने देखा होगा हमारा उत्तर भारत, मतलब जम्मू कश्मीर वाला रीजन ठंडा रहता है, किसकी तुलना में, तमिलनाडु के रीजन। क्यों? क्योंकि वो क्या है, भूमध्य रेखा के पास में। ये देखो, ये है भूमध्य रेखा, ये है तमिलनाडु, ये पास में है, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर बिल्कुल ऊपर है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस इतना बढ़ गया, नहीं बढ़ेगा रेखा से, ठीक है, भूमध्य रेखा से दूर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो जाएंगे, जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तुमने देखा होगा, मैं किसी रंग भेद की बात नहीं कर रहा, तुमने देखा होगा अधिकतर जो चेन्नई तमिलनाडु रीजन है उसमें लोग कैसे पाए जाते हैं, काले पाए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर या और पहाड़ी रीजन्स में देख लो, सफेद या चितकबरा, हमारे गांव में कहते हैं जो ज्यादा गोरा हो जाए उसे कहते हैं चितकबरा। सांसद है तुम्हारे यहाँ के ऐसे थे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, उन्हें डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उष्ण। कहां से, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री। क्लियर है बात, ठीक है, सबको क्लियर। इसके बाद अगला जो रीजन हो जाता है, ये वाला 23.5 डिग्री से 66.5 और 23.5 डिग्री से 66.5, ये वाला रीजन। इसमें क्या होती है कि यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है, दोनों का यहाँ पर क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, दोनों का मिश्रण होता है। इसलिए इस वाले रीजन को मैं एक ही तरफ लिख दे रहा हूं, ठीक है। इन दोनों जो मैं ये नीले पेन से प्रेजेंट कर रहा हूं, ये दोनों रीजन क्या हो जाएंगे, शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ठंडी भी है और गर्मी भी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शीत का मतलब होता है ठंडा और उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्मी। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। और यहाँ पर कौन सी संधि देखने के लिए मिल रही है, गुण संधि देखने के लिए मिल जाती है। की मात्रा दिख रहा है नहीं, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको दोनों चीजें मिलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शीतोष्ण। अब जैसे जैसे इसके ऊपर जाते जाओगे और किसके आसपास जाते जाओगे, भूमध्य रेखा के आसपास पहुंचते जाओगे, वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भूमध्य रेखा से दूर पहुंच जाएगा, मतलब ध्रुवों पर पहुंच जाओगे। पोल्स पर जैसे ही पहुंचोगे
यहाँ पर क्या होता है, सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंच पाती, 6 महीने पहुंचती है और 6 महीने नहीं पहुंचती। इसलिए आप जितने इससे ऊपर जाओगे उधर क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। इसलिए जो आप इस तरह से मैं ये बना रहा हूं, ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन है, ये जो क्रॉस का जिसमें सिंबल बने, ये वाला क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध। यहां पर हमेशा ही क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। क्या होती है, हमेशा से बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर दोनों, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शीत कटिबंधीय रीजन कहा जाता है। तो पृथ्वी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जलवायु के आधार पर 3 भाग, कटिबंध में डिवाइड करेंगे तो 3 भाग। कौन कौन सा, एक हो जाएगा उष्ण, दूसरा क्या हो जाएगा शीतोष्ण, और तीसरा क्या हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया इंडिया जो है वो यहाँ पर आता है, ये वाला, ये क्या हो गया उष्ण, ये वाला उष्ण हो गया, और ये क्या हो गया शीतोष्ण, यहाँ तक शीतोष्ण हो गया। तो अब मुझे बताओ ये कौन से रीजन में है, भारत की जो जलवायु है वो कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इतना समझाने के और ये समझाने का पर्पस नहीं था, तो याद रखना भारत की जो जलवायु है वो नोट करके, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये क्वेश्चन पूछा गया, और यूपी पुलिस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमें यहाँ पर देखेंगे, सेम है। ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण नहीं आ जाएगा बेटा, यही तो इसकी खासियत है, तभी तो याद रखना पड़ता है, क्योंकि भारत जो है वो बीचों बीच से, भारत के बीच से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा है, भारत ना इधर है ना उधर है, बीचों बीच में, इसलिए इसकी जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो, ठीक है। हाँ बेटा, क्लियर। सर, हाँ वैसे तो कर्क रेखा वो 20 से जा रही है, तो ऊपर वाले में चेंज होनी चाहिए। बेटा, अगर तुम देखते हो तो हम चेंजेस होता है नहीं होता, हमारे यहाँ की जलवायु नीचे की जलवायु से चेंजेस है, पर इसे कहा क्या जाए, इसे कहने के लिए इसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मानसून भी आता है समय समय पर, एक सीजन होता है ना होता, इसीलिए सीखा। और बताओ, और किसी का कोई डाउट। अब आते हैं, ये मैंने देखो तुम्हें कौन कौन सी चीजें बताई, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, जलवायु। अगला टॉपिक जो तुम्हारा बनता है वो बनता है कि अक्षांश रेखाएं की अब संख्याओं के बारे में, और अक्षांश रेखाओं से अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिंगल नहीं छूटेगा, उन चीजों को हम फोकस करेंगे पूरा चालू करके। सबसे ठंडा देश कौन सा है, आइसलैंड। ठीक है बेटा, सबसे ठंडा स्थान पूछा जाता है, देश नहीं। तो देश ठंडा नहीं होता बेटा, देश जो है अगर हम देखें तो जो ये आता है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अधीन में। ठीक है, उसके जो बाद आता है वो आप ये वाला रीजन देखेंगे, यहाँ पर साइबेरिया, साइबेरिया में एक सबसे ठंडा स्थान, उसकी संख्या दी जाती है साइबेरिया। ठीक है, अगला देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, अब हम दोबारा उसी टॉपिक पे लौट के आ रहे हैं, अक्षांशों के बारे में। ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के जो हमने क्या कर लिया, केंद्र से लाइन खींच दी, और इस लाइन को क्या कहा गया, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री। इससे और ऊपर कर दी तो क्या हो जाएगी, 23.5 डिग्री हो गया, नहीं हो गया। और इससे और नीचे आ गए तो ये क्या हो गया, 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश, और ये क्या हो गया उत्तरी अक्षांश। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, लाइंस को देख रहे हैं। ये तो देख रहे हो। तो ये बताओ कि ये जो केंद्र है इससे हमने एंगल बनाया, तो ये जो एंगल बना है इसे हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, इस 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो बनेगा वो पूरा 90 डिग्री पर बनेगा, तो 90 डिग्री का जहां पर एंगल बनता है तो इन्हें क्या कह देते हैं, ध्रुव कह देते हैं। ऊपर वाले को क्या कह देंगे, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को क्या कह देंगे, दक्षिणी ध्रुव। क्लियर नहीं बात? ये ध्रुव को पोल कहते हैं। हाँ, इंग्लिश में कुछ कहते हैं। क्लियर? अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश, पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं? तो याद रखना पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? हाँ बेटा बताओ। 281 है 281 क्या 2181 179 181 181 181 के अलावा किसी का आंसर है 179, बस दे रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पर जो रेखाएं वो कितनी हो जाएंगी, अक्षांश जो है टोटल अक्षांशों की संख्या वो कितनी हो जाएगी 181। कैसे? देखो यहां से ऊपर 90 गए, यहां से नीचे 90 गए, हो गई नहीं हो गई? 90 प्लस 90 कितने हो गए 180 प्लस 1 क्या हो गया, 0 भी तो है दादा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेटर को काउंट करोगे ये भी तो लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी 181। क्लियर की बात? अगर मैं कहूं अक्षांशीय व्रत, अक्षांशीय व्रतों की संख्या, व्रत पूछ रहा हूं बेटा, अब अक्षांशों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं व्रत, सर्कल, तो वो कितने हो जाएंगे? हाँ बेटा बता 179। हाँ फ्रेंड कितना 179 के बाद तुम में से और किसी का कोई आंसर सही जा रहा है? क्यों? क्योंकि देखो आंसर कितना हो जाएगा 179। ये तो बेटा पॉइंट्स हो गए ना, ये तो हो गए पोल्स, ये कोई व्रत थोड़ी ना, तो ये हो गए। अब इन दोनों को जब माइनस करोगे 181 में से तो कितना हो जाएगा 170। हाँ बेटा दीपा मैं बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ा अक्षांशीय व्रत कौन सा है? सबसे बड़ा अक्षांशीय व्रत कौन सा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्यों भूमध्य रेखा। क्योंकि अब मैं तुमसे कहूं कि इनमें से सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, कौन सी हो जाएगी? इनमें से सबसे बड़ी, जिनने मैथ पढ़ रखी उन्हें पता है कि जो व्रत है उसका जो व्यास होता है इसे व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और ये क्या है, सर्कल है पूरा, तो यही तो लाइन सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा व्रत कौन सा होगा? भूमध्य रेखीय व्रत। कौन सा होगा? भूमध्य रेखीय व्रत होगा। अगला मुझे बताइए मीना, सबसे छोटा अक्षांशीय व्रत कौन से हो जाएंगे? पोल्स, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी। इतना नोट हो गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ, यहां तक आसानी से आ गया? अब क्वेश्चन सुनो कि अब क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य रेखा है, जैसे ये रेखा है और एक डिग्री मान लो यहां से गुजरती गई, भूमध्य रेखाओं के अक्षांशों के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी? क्योंकि मैंने कहा अक्षांश है वो कैसे हैं? समांतर। समांतर का मतलब तुमने रेल की पटरियां, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि रेल की पटरियां हमेशा क्या होती है? इक्वल चलती रहती है, कभी मिलती नहीं, तो उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है, नहीं रहता। अगर तुम अंदाजा लगाओ
कि रेल की पटरी भाई साहब ऐसे चले, ट्रेन चल जाएगी, नहीं चलेंगे। तुरंत पलट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो पहिए हैं वो क्या है, एक लिमिटेड मात्रा में है। मतलब उनका जो डिस्टेंस है पहियों का वो क्या है, एक लिमिटेड है। और पहिया एक लाइन सीधी कर दो और दूसरी लाइन भाई साहब ऐसे कर दो, ये लाइन ऐसे गई फिर ऐसे कट गई, ऐसे आ गई, फिर ऐसे गई, ऐसे आ गई, ट्रेन चल जाएगी नहीं ना। तो ये पैरेलल लाइंस पे इसीलिए चल पाती है। और समांतर का मतलब जो कभी भी एक दूसरे से ये तो क्या इनके बीच की जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए पूछा जाता है 1 डिग्री अक्षांश के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी या दूरी कितनी होगी, न्यूनतम और अधिकतम का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट या करना 111 किलोमीटर की यहाँ पर क्या होती है, दूरी। अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है, 1 डिग्री अक्षांशों के मध्य कितनी हो जाएगी, 181 डिग्री की। क्लियर निकला। अगला मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में आता है, ये देखो ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अब मुझे ये बताएगा, हाँ कि चल ये अब बताएगा, हाँ बेटा तुम मुझे बताओ कि भूमध्य रेखा से इस तरह कर दो, भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है, भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है बेटा, ये बताया था मैंने। हाँ भैया तो बताओ, 876। देखो याद रखना, भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का मतलब हो गया दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 876। अब बेटा तू मुझे बताएगा कि भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जिसे हम कहते हैं स्थल, भारत की स्थल भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, भारत की स्थल भूमि की बात कर रहा हूं, यह भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, ठीक है। तक भूमध्य रेखा से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, कुछ किताबें लिखती हैं 800 और कोई बताएगा, कुछ लिखती हैं 896 और कुछ लिखती हैं 899। तो भाई साहब अधिकतर ये है, अधिकतर किताबों में ये लिखा है, इसलिए 899, ठीक है। याद ये चीज क्लियर। ये आज का टॉपिक अक्षांश हमने कंप्लीट करा है। अक्षांशों में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, ठीक है। तो आज ये वाली क्लास यहीं तक रखते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। चलो।